वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं 6th क्लास के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। तो आइए अब हम मिलकर पढ़ते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या, तो पहले हम समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जो संख्या पद्धति है उसमें संख्याओं को कुछ क्रमांक में दर्शाया गया है। जैसे पहले नंबर पर संख्याएं होती हैं, उन्हें कहा जाता है प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। और दूसरे नंबर पर जो संख्या हमें प्राप्त होती हैं उन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या उन्हें कहा जाता है जिन संख्याओं में हम संख्याओं को एक से, जहाँ से किसी वस्तु को गिनना शुरू करते हैं, एक से संख्याओं को शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से अनंत तक संख्याओं को लेकर जाते हैं। तो संख्याओं का वह समूह जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता हो उसे प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी के अनुरूप जब प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं में जीरो, जिसे शून्य कहा जाता है, यदि शून्य को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तब ये कहलाती हैं पूर्ण संख्या, क्योंकि जीरो को शामिल करते ही ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इनको पूर्ण संख्या कहा जाता है। और जीरो का जो मान है यहाँ दी हुई प्रत्येक संख्या से कम होता है, इसलिए इसको हम एक से भी पहले लिखते हैं। तो एक से पहले इसको लिखेंगे तो इस बार जो संख्याओं का जो समूह होगा वो बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार अनंत तक। तो 0 से अनंत तक की संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में थोड़ा और गहराई से। तो आइए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17 या कोई भी संख्या। जो संख्या हमारे सामने मौजूद है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं यदि वह संख्या पूर्ण रूप से एक मान में उपस्थित हो, तब उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। यदि कोई संख्या 5.1 या 4.9 हो तो हम उसे पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। यदि इन दोनों ही संख्याओं 5.1 और 4.9 में से पूर्ण संख्या के बारे में यदि हम बात करें तो वह संख्या इस दशमलव या इस पॉइंट से पहले का अंक होगा। तो यहाँ हम 5.1 में देख रहे हैं, जैसे पॉइंट से पहले 5 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 4.9 में पॉइंट से पहले 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो 5 है वह पूर्ण संख्या होगी और यहाँ पर जो 4 है वो पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या उसे कहा जाता है जो अपना पूरा मान रखती हो, और जिसका मान पूर्ण नहीं होता है, जिसका मान आंशिक रूप में होता है किसी संख्या का कोई भाग, तो उसे पूर्ण संख्या नहीं कहा जाता। तो इसीलिए 5.1 को हम 5 मानेंगे और 4.9 को सिर्फ 4 मानेंगे। ऐसा किस लिए किया जाता है? इसके लिए एक नियम का प्रयोग करते हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे नंबर 2 पर, जिसे कहा जाता है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। जो पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या होती है ये संख्याओं का ही एक प्रकार होता है, जिसे हम मान सकते हैं पूर्ण संख्या के लिए। जो संख्याएं पूर्ण होती हैं उन संख्याओं में उनसे पहले और उनके पश्चात, तो संख्या से पहले और संख्या के बाद में आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या कहा जाता है। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो हमारा उदाहरण, जैसे हमने एक संख्या ली है 5, तो यदि हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालनी हो या परवर्ती संख्या निकालनी हो तो हम एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, जो संख्या हमें दी गई है, तो जो संख्या हमें दी गई है उसे हमने यहाँ गोले में बंद कर दिया है। तो हम इसी से इसे समझ सकते हैं कि जो संख्या हमें दी गई है उसमें से यदि एक को घटा दिया जाए तो प्राप्त जो संख्या है वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी, और यदि दी हुई संख्या में एक को जोड़ दिया जाए तो उसे परवर्ती संख्या कहेंगे।
तो गिनती के आधार पर हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, दी हुई संख्या से पहले आने वाली संख्या, दी हुई संख्या से पहले आने वाली संख्या जो गिनतियों में दी जाती है उसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहा जाता है, और दी हुई संख्या के बाद तुरंत बाद आने वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें पूर्ववर्ती संख्या को ज्ञात करने के लिए एक घटाना होगा और परवर्ती संख्या को ज्ञात करने के लिए एक बढ़ाना होगा। जैसे दो उदाहरण और देखते हैं। 15,18 के लिए यदि हम पूर्ववर्ती संख्या को ज्ञात करें, पूर्ववर्ती और परवर्ती, तो 15 के लिए 15 - 1 बराबर से 14 और 18 - 1 बराबर से 17। इसी प्रकार इसकी परवर्ती अगर संख्या निकालें तो 15 + 1 बराबर से 16 और 18 + 1 बराबर 19। तो हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें +1 और -1 करने की आवश्यकता होगी। जब हम एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या निकल कर आएगी और एक बढ़ा देंगे तो उसमें परवर्ती संख्या होगी। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं संख्या रेखा की, जिसमें हम संख्या रेखा पर जोड़ और घटा को भी सीखेंगे। तो आइए अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे संख्या रेखा है तो उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब हम एक सीधी रेखा पर उसके किसी एक निश्चित बिंदु को 0 बना दें और उसके पश्चात दाईं ओर हम 1 2 3 एक समान दूरी पर बराबर के अंक 1 2 3 4 इस प्रकार अनंत तक लिखें और इसी का विपरीत बाईं ओर इन्हीं अंकों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखें तो बनी हुई ये रेखा संख्या रेखा कहलाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा एक प्रकार की ऐसी रेखा होती है जहां पर निश्चित दूरी और समान दूरी पर स्थित संख्याएं उपस्थित होती हैं, जो 0 के दाईं ओर और बाईं ओर होती हैं। दाईं ओर की सभी संख्याएं धनात्मक और बाईं ओर की सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। अब हमें इन संख्याओं को आगे बढ़ाकर समझना है और हम जानेंगे कि किस प्रकार संख्या रेखा का उपयोग करके हम जोड़ और घटा भी कर सकते हैं। तो एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 5 + 2 और हम जानते हैं यदि 5 + 2 किया जाए तो 7 आता है। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे किया जाएगा, तो इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ये एक संख्या रेखा है जिस पर यहाँ पर दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले हम 0 से संख्याओं को 0 से शुरू करते हैं और उसके पश्चात हम यहाँ देखेंगे कि पहला अंक कौन सा हमें दिया हुआ है। तो जो अंक हमें दिया हुआ है हम उतने ही कदम, हम संख्याओं को कदम के रूप में जानेंगे। कदम हम स्टेप कह सकते हैं उनको, तो हम उनको कदम के रूप में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें 5 कदम की दूरी तय करनी होगी। यदि संख्या के साथ ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, अगर ऋणात्मक चिन्ह होता तो हम जान जाते कि ऋणात्मक का मतलब होता है बाईं ओर चलना, लेकिन अगर धनात्मक चिन्ह नहीं है तो हम संख्या को तब भी धनात्मक ही मानेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें दाईं ओर चलना है, तो हम यहाँ से दाईं ओर की ओर चलेंगे, जिसमें हमें 5 तक चलना होगा। तो 1 कदम 2 3 4 और ये 5। तो सबसे पहली जो हमारी स्थिति होगी वो 5 पर होगी। तो अब हम यहाँ 5 पर आ चुके हैं। उसके पश्चात जैसा सवाल में चिन्ह दिया हुआ है वो है प्लस का। इसका मतलब अब भी हमें आगे दाईं ओर ही चलना होगा। तो प्लस का मतलब होगा हमें दाईं ओर की तरफ चलना होगा और उसके पश्चात हमें अगले अंक को देखना है, जिससे पता चलता है हमें कितने कदम चलना है। तो यहाँ दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब है 5 के बाद हमें दाईं ओर 2 कदम और लेने हैं। तो ये 1 और ये 2। तो इसके पश्चात 5 के बाद 2 कदम लेने पर जिस अंक पर हम पहुंच गए हैं वही हमारे इस सवाल का हल होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम 5 के बाद 7 पर पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो मान था वो दोनों तरफ समान आ चुका है। यहाँ पर भी 7 था और यहाँ पर भी 7 है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जब हमने इस सवाल को हल किया तब भी मान 7 आ रहा था और संख्या रेखा पर जब इसे करके देखा तब भी इसका मान 7 ही है। तो इस प्रकार किसी भी जोड़ को, चाहे छोटी संख्या का हो या बड़ी संख्या का, उसे आसानी से संख्या रेखा पर किया जा सकता है। इसी के विपरीत यदि हम घटा करके देखें तब भी उसे आसानी से हल कर सकते हैं। और यही सवाल ऋणात्मक संख्याओं के साथ भी काम करता है। तो उसको उदाहरण से समझेंगे। यदि इसी सवाल को फिर से ऋणात्मक चिन्ह के साथ किया जाए, यदि हम 5 में से 2 को घटाएं तो कितना मान प्राप्त होगा।
तो 5 में से 2 को घटाने पर हमें पता है जैसे 3 प्राप्त होता है, तो उसे हम हल करके देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले हम जैसा कि पहचान चुके हैं कि पहला अंक 5 है, तो हमें 0 से सबसे पहले 5 पर पहुंचना है। तो हम 1 कदम, 2, 3, 4, 5, तो 5 कदम चलने के पश्चात 5 पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो चिन्ह दिया हुआ है वो हमें बताएगा कि हमें अगले कदम किस दिशा में लेने हैं। तो माइनस का चिन्ह हमें बता रहा है कि अब हमें यहाँ से बाईं ओर चलना होगा, जो हमें ऋणात्मक संख्या की ओर निर्देशित करता है। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी कि यदि हमें, चाहे हम धनात्मक संख्याओं में हों या ऋणात्मक संख्याओं में, हमें अगर दिशा के लिए या हमसे दिशा के बारे में कहा जाए या फिर हमें कोई चिन्ह दिया जाए, तो हम उससे, यदि हमें चिन्ह दिया गया है तो हम उससे दिशा को निश्चित करेंगे, या फिर हमें दिशा दी गई है तो हम उससे चिन्ह को निश्चित करेंगे। ये हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो अब जैसा कि अब यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है, तो इससे हमें पता चलेगा कि 5 के बाद हमें दाईं ओर नहीं बाईं ओर चलना होगा, क्योंकि बाईं ओर के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसके पश्चात हमें बाईं ओर 2 कदम चलना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 5 से बाईं ओर 1 कदम और ये 2। जब हम 2 कदम चल चुके हैं तो हम पहुंच गए हैं 3 पर। तो अब इसका जो हल है वो 3 होगा, और जो हमने पहले हल किया था उसका मान भी 3 आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जोड़ और घटा करने पर उनका मान समान होता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और इससे अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जो है पूर्ण संख्याओं का समव्रत नियम। पूर्ण संख्याओं के बारे में हम पहचान चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पर कि उनका समव्रत नियम क्या होता है। समव्रत का मतलब है जो एक ही वृत्त में मौजूद हो। वृत्त का मतलब एक ही दायरे में। जैसे कि एक संख्या है 1, और यदि हम उसमें +2 कर दें, 1 में यदि 2 जोड़ा जाए तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 3। और यहाँ प्रत्येक अंक को अगर ध्यान से देखें, जो 1 है वो पूर्ण संख्या है, जो 2 है वो भी पूर्ण संख्या है, और जो हमारा हल है वो भी एक पूर्ण ही संख्या है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के साथ जोड़ा जाए तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसी के लिए एक दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। यदि 3 में से हम माइनस कर दें 1 तो हमें प्राप्त होता है 2। फिर से एक बार देखेंगे, 3 जो है वो एक पूर्ण संख्या है, 1 जो है वो भी एक पूर्ण संख्या है, और जो हमारा हल है 2 वो भी एक पूर्ण संख्या ही है। तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाने पर भी हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इस प्रकार यदि हम यहाँ पर गुणा और भाग करके भी देखें, उदाहरण के लिए गुणा और एक भाग करके देखते हैं। जैसे यदि हम 10 में भाग दें 2 से, तो 10 जो है वो एक पूर्ण संख्या है, और जो हम यहाँ भाग देने वाले हैं 2, वो भी एक पूर्ण संख्या ही है। तो इसका भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 10/2 बराबर से 5, और जो 5 है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। तो जो भाग विधि में हमें प्राप्त होता है कि पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या में भाग देने पर भी हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। और इसी को यदि हम गुणा के रूप में देखें कि 3 × 5 बराबर से 15, तो यहाँ पर जो 3 है वो एक पूर्ण संख्या होगी, 5 भी एक पूर्ण संख्या ही है, और इनका प्राप्त हल 15 भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करने पर भी हमें पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त होती हैं। तो ये इसका समव्रत नियम कहलाता है। पूर्ण संख्याओं का समव्रत नियम इस बात को निर्देशित करता है, यदि हमने पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के साथ ही उसका अवकलन किया, या फिर हम बात करें उसके जोड़, घटा, गुणा या भाग की, यदि उसको उसी के साथ हल किया तो हमें उसके हल में भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यही नियम पूर्णांक संख्या पर भी निर्भर करता है। जब हम पूर्णांक संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं के साथ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या गुणा करें या अंत में भाग करें, तब भी हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं एक दूसरे के साथ भी समव्रत नियम का पालन करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे अगले नियम के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं।
तो अब हम बात करने वाले हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में, जो है क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। जो क्रम विनिमय नियम है, इसके नाम को यदि हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं इस नियम में हमें पालन करना होता है या दिए हुए सवाल नियम का पालन करते हैं, और वो नियम होता है क्रम में परिवर्तन। यदि किसी सवाल को हल करते वक्त उसके यदि क्रमों को, संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए, जो संख्या पहले नंबर पर है यदि उसे दूसरे नंबर पर लिखा जाए और दूसरी वाली संख्या को पहले पर, तो उसके हल में यदि कोई परिवर्तन नहीं आता है तो हम कह पाएंगे कि वह संख्याएं या वह हल जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है साहचर्य नियम के साथ में, जिसका मतलब है हल की दिशा में परिवर्तन। जब यहाँ पर हम चिन्ह, दिए हुए चिन्हों को हल करते वक्त उसमें पहले चिन्ह को हल ना करके दूसरे चिन्ह को पहले हल करें, या फिर हम कोष्टक लगाकर पहली दो संख्याओं में कोष्टक का प्रयोग करके उन्हें हल करें, या अंत की दो संख्याओं में कोष्टक लगाकर पहले उन्हें हल करें, यदि दोनों ही स्थितियों में हल समान होता है तब कहा जाता है कि वह साहचर्य नियम का पालन करते हैं। इस बात को थोड़ा और समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे 1 + 2 + 3, यदि हम इन तीनों को जोड़ना चाहें तो क्रम परिवर्तन का मतलब होता है यदि पहले दो संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाए और उसके बाद तीसरी संख्या को जोड़ा जाए तो इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर की संख्या है उनको जोड़ेंगे। 1 + 2 हो जाएगा 3, और फिर इसमें जोड़ेंगे +3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 = 6। और इसी के पश्चात इसी सवाल को दूसरे क्रम से हम अगर हल करना चाहें, जैसे 1 + 2 + 3, जिसमें 2 और 3 को पहले हल करें और उसके पश्चात 1 को उसमें जोड़ दें, तो ये होगा 1 प्लस, और यहाँ पर 2 और 3 को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा 5। अब इसके बाद 5 + 1 करेंगे तो इसका मान आता है 6, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में जो हल है वो 6 ही आया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब 3 संख्याओं को या 3 से अधिक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वहां पर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, और इसी नियम का पालन गुणा के साथ भी होता है। जैसे 2 × 3 × 4, यदि पहले दो संख्याओं का गुणा किया जाए तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 × 3 करने पर आता है 6, फिर उसके बाद 6 का गुणा 4 से करें तो उत्तर आता है 6 चौक 24। अब उसके पश्चात यदि सवाल को 2 × 3 × 4 में परिवर्तित करने के बाद 3 और 4, 3 × 4 को पहले हल किया जाए तो यहाँ मान आएगा 3 × 4 करने पर 12, और इसको हमें गुणा करना था 2 से, तो 12 × 2 करने पर आता है 24। तो इस प्रकार से दोनों जो हल हैं वो समान होंगे, तब हम कह पाएंगे कि क्रम विनिमय नियम जो है वो जोड़ और गुणा दोनों के लिए काम करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्रम विनिमय नियम का पालन घटा और भाग में भी हो। इसको एक बार हम समझ लेते हैं एक और उदाहरण से। जैसे 10 - 5 + 3, या एक और उदाहरण, दूसरा उदाहरण ले सकते हैं जिसमें छोटी संख्याएं होंगी, जैसे 5 - 3। तो इसको अगर हम हल करके देखें तो इसका मान आता है 5 - 3 करने पर आएगा 2, लेकिन यदि इसके क्रम को परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे 3 - 5, तो इसका मान आता है 2, लेकिन ऋणात्मक। तो जब हम दो दी हुई संख्याओं को हल करना चाहें माइनस के चिन्ह के साथ, घटा के चिन्ह के साथ जब इसे हल करना चाहें तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। अंकित मान तो समान आता है लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। जो संख्या पहले हल पर 2 आ रही है वो धनात्मक है, और दूसरे हल पर वो हमें प्राप्त होती है -2 ऋणात्मक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम माइनस या फिर घटा करते हैं तब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। अब इसी के साथ और भी प्रक्रियाएं हैं जिनमें ऐसा नियम पालन में नहीं आता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं साहचर्य नियम की। तो साहचर्य नियम इसी प्रकार काम करता है, तो आइए उसे एक बार देख लेते हैं।
तो देखिए साहचर्य नियम भी क्रम विनिमय नियम की तरह ही काम करता है, जिसमें जैसा कि हमने पहले उदाहरण लिया था, यदि उसी उदाहरण को फिर से हल करने की कोशिश करें तो 1 + 2 + 3। क्रम विनिमय नियम कहता था कि यदि इनके क्रम को एक दूसरे के साथ बदल दिया जाए तब भी इनके मान में परिवर्तन नहीं आता है। और साहचर्य नियम का मतलब होता है कि यदि इनको हल करते वक्त हम किन्हीं दो संख्याओं को पहले हल कर लें और उसके योग में तीसरी संख्या को जोड़ दें तब भी उसके मान में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसा हम पहले करके देख चुके हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं। तो 1 + 2 को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये 3 होगा, और फिर से इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा 6। और उसके बाद में यदि हम इन दो संख्याओं को पहले जोड़ दें तो 2 + 3 हो जाएगा 5, और उसके बाद 5 को 1 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 + 5 = 6, और दोनों तरफ मान जो है वो समान है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि योग करते वक्त साहचर्य नियम का पालन होता है। या गुणा के लिए देख सकते हैं, गुणा में जैसे 6 × 5 × 3, इसमें हम सबसे पहले यदि इन दो संख्याओं को गुणा करें तो इसका मतलब है कि हमें पूरे सवाल का मतलब ये होगा कि 6 का गुणा हमें 5 से करना है और फिर उसके बाद जो हल है उसका गुणा हमें 3 से करना है। या हम इस क्रम को दाईं तरफ से भी कर सकते हैं कि 3 का गुणा हम 5 से करें, फिर उसके बाद 5 का गुणा 6 से करें। इसी सवाल को साहचर्य नियम का पालन कराने के लिए हम 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला प्रकार होगा कि 6 × 5 पहले किया जाए और फिर गुणा कर दिया जाए 3 का। दूसरा नियम कहला सकता है कि 6 को एक बार छोड़ दिया जाए और हम पहले गुणा कर लें 5 × 3 का। और तीसरा नियम है कि यदि हम पहले 6 का और 3 का गुणा करें कि 6 × 3 और फिर उसके बाद गुणा कर दें हम 5 का, तो तीनों ही स्थिति में जो मान है वो समान आना चाहिए। अगर समान मान आता है तब हम कह पाएंगे कि ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो देखिए 6 × 5 करने पर आता है 30 × 3, जब हम 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0 आएगा, और उसके बाद 3 का गुणा 3 से करने पर 9, तो इसका मान हो जाता है 90। अब इसके पश्चात 6 × 5 × 3 करेंगे तो आएगा 15, और 15 का गुणा जब हम 6 से करते हैं तो आता है 15 × 6 = 90, तो ये 90 हो जाएगा। अभी तक दोनों ही मान समान आ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। 6 का गुणा जब 3 से करते हैं तो आता है 18, फिर उसके बाद हमें 18 का गुणा करना होगा 5 से, तो 5 का गुणा जब 8 से किया जाता है तब आता है 40, 40 के लिए 0 और हासिल होगी 4। तो 5 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 और 4 हो जाएंगे 9। तो इस प्रकार भी इसका जो मान है वो 90 ही होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तीनों मान हैं वो 90 आए हैं। चाहे हम किसी भी गुणा को या किसी भी जोड़ को किसी भी क्रम में करना शुरू करें या उसे अंत करें, तो साहचर्य नियम का पालन जिस विधि में किया जाता है उस विधि में मान में परिवर्तन नहीं होगा। और साहचर्य नियम में हमेशा ही जोड़ और जो गुणा है वो साहचर्य नियम का पालन करते हैं। उसी प्रकार से जो क्रम विनिमय नियम है उसका पालन जोड़ और गुणा में ही किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही प्रक्रम ऐसे हैं जिनमें साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में, जो होगा वितरण गुण। तो आइए अब उसे समझ लेते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं वितरण गुण की। तो वितरण गुण, वितरण का जैसा नाम है वैसा इसको हम जानते भी हैं। वितरण का मतलब होता है बांटना। वितरण में हम किसी चीज को बांटेंगे, और जहां पर हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्या, जो हमारा चैप्टर का नाम है, तो हम यहाँ पर संख्याओं को बांटेंगे। और उन्हें हम कैसे बांटेंगे तो आइए देख लेते हैं। जैसे कोई हमारा एक सवाल है कि हमें 3 ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ लिखा हुआ है 1 + 2 + 3, और हमें इसे हल करना है। तो यहाँ जो 3 है उसके बाद कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। जो ये ब्रैकेट है इसका मतलब होता है गुणा, तो इसीलिए इसको हम थोड़ा दूसरे प्रक्रम में लिख पाएंगे कि 3 गुणा और उसके बाद ये सभी संख्याएं, तो 1 + 2 + 3।
तो वितरण गुण हमसे ये कहता है कि जो संख्या बाहर मौजूद है उसको हमें बराबर तीनों संख्याओं में, अगर अंदर 3 संख्या है तो बराबर तीनों संख्याओं में उसका गुणा करेंगे, यदि बाहर गुणा का चिन्ह है तो ब्रैकेट के बाहर रखी हुई संख्या जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं में बराबर बांटी जाती है। बराबर का मतलब होता है उसे जितना वो बाहर है उतना ही सबके साथ उसे लिखना होगा। तो इसको हम सवाल को जो हल करेंगे तो उसको पहले जान लेते हैं। यदि हम ब्रैकेट को पहले हल कर लेते तब इसका मान बन जाता कि 3 गुणा में और उसके बाद 3 + 2 5 और 1 6, तो 3 गुणा 6 होता जिसका मान आता 18। लेकिन यदि इसको वितरण गुण के अनुसार करें तो इसे इसके साथ बांटना होगा, तो ये बनेगा 3, सबसे पहले 3 का गुणा होगा 1 के साथ, तो हम लिखेंगे 3 गुणा 1। उसके बाद प्लस का चिन्ह है यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 3 गुणा 2 है तो 3 गुणा 2। फिर उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। फिर 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब इन तीनों ही स्थितियों को अलग अलग हल करें तो ये आता है 3 गुणा 1 करने पर आता है 3 प्लस 3 गुणा 2 करने पर आता है 6, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 3 गुणा 3 करने पर आता है 9। अब इसको ध्यान से देखें जरा हम, तो 3 + 6 होते हैं 9 और फिर बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस और ये फिर से 9 है यहाँ पर, तो 9 और 9 को जोड़ने पर आता है 18। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब वितरण गुण का प्रयोग किया जाता है तो सवालों को हम कैसे भी हल करें, चाहे वितरण गुण का प्रयोग करके हल करें या बिना वितरण गुण के हल करें, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब मान में परिवर्तन आता ही नहीं है तो फिर हमें वितरण गुण का प्रयोग क्यों करना है? क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां उन्हें हल करने के लिए हमें बाहर वाली संख्या, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या के साथ लिखना आवश्यक हो जाता है। तो उस स्थिति में सवाल को कैसे हल किया जाएगा उस बात को ध्यान में रखकर वितरण गुण का उपयोग किया जाता है। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें संख्याओं का उपयोग नहीं होता है। देखिए कैसे। तो एक संख्या है 5 और इसको हमें a + 2 + b के साथ लिखना है। तो अब हमें इसका गुणा करना है तो इसका मान कितना होगा, तो इसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ यदि हम इन संख्याओं को देखें तो यहाँ था 1 + 2 + 3 जिसमें हमने सबको जोड़ा तो 6 आ चुका था। लेकिन यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि a को b के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और ना ही हम ये जानते हैं कि a को 2 में जोड़ा जाएगा तो कितना होगा। तो इसीलिए जब ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित नहीं होता और ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित है, इन दोनों ही संख्याओं को एक साथ जब लिखा जाता है तब उसी चिन्ह के साथ इन्हें लिख देते हैं जो चिन्ह इनके बीच में दिया गया हो। इनके लिए कोई भी हल नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो वितरण गुण कहता है कि हमें 5 का गुणा पहले a से करना होगा, फिर 5 का गुणा 2 से और फिर 5 का गुणा b से करना होगा। तो पहले हम इसको करते हैं। तो 5 गुणा a करने पर उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। दूसरा है 5 गुणा 2 करेंगे, 5 गुणा 2, फिर उसके पश्चात 5 गुणा b करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह था वो लगा दिया हमने, तो 5 गुणा b। अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। 5 गुणा a करने पर जब दो ऐसी संख्याएं हों जो एक दूसरे से गुणा तो नहीं हो सकती, लेकिन यदि गुणा का चिन्ह बीच में हो तो उनको एक दूसरे के साथ लिख दिया जाता है। जैसे 5a, फिर उसके बाद प्लस 5 गुणा 2 करने पर आता है 10, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है फिर से, फिर यहाँ लिखेंगे 5 गुणा b में 5b। अब इसका जो मान है वो इस प्रकार बदल चुका है, 5a + 5b + 10। ये इस सवाल का हल होगा। और इसमें भी अगर हम चाहें तो दोनों ही संख्याओं में 5 मौजूद है, जिसमें से हम 5 चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार मान बन जाएगा, 5 ब्रैकेट स्टार्ट a + b दोनों से, क्योंकि 5 हमने बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद प्लस 10। ये भी हमारा हल हो सकता है। वितरण गुण का प्रयोग हम और भी संख्याओं के लिए भी करते हैं और सवालों को हल करने के लिए। जैसे यदि हमें एक सवाल हल करना हो कि हमें 10 का गुणा करना हो 21 के साथ, तो हम इसको अगर चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 10 गुणा 21 हो जाएगा। या फिर एक कोई दूसरा उदाहरण ले, जैसे 15 गुणा 21, तो दोनों में थोड़ा सा
हमें कठिनाई होगी कि हम 21 का पहाड़ा या तो 15 बार लें या फिर 5 बार पहले और फिर एक बार लें या फिर 15 से इसको हल करने की कोशिश करें। तो वितरण विधि जो है वो हमसे कहती है कि हम यहाँ एक ऐसी संख्या जिसको हल करना थोड़ा सा कठिन हो लेकिन उसे तोड़ना आसान हो तो हम उसे बांट सकते हैं। तो यदि हम चाहें तो 21 को लिख सकते हैं 20 + 1 के रूप में, और यहाँ भी 21 को हम लिखेंगे 20 + 1 के रूप में। अब सवाल को हल करना आसान हो जाएगा। तो पहला जो हमारा सवाल है उसे हम हल करते हैं 10 गुणा ब्रैकेट स्टार्ट 20 + 1 और वितरण विधि का आप प्रयोग करेंगे जिससे सवाल आसान हो जाएगा। तो 10 का गुणा पहले 20 से करेंगे, 10 गुणा 20, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, 10 गुणा अब 1 करेंगे हम, 10 गुणा 1, दोनों का गुणा करने पर आता है 200 प्लस 10 गुणा 1 करने पर आएगा 10। अब दोनों को आसानी से जोड़ सकते हैं, 200 + 10 मिलकर बनता है 210। अब दूसरे सवाल को यदि हम हल करें, ये हमारा पहला सवाल था, दूसरे को हल करें तो 15 गुणा 20 + 1। तो सबसे पहले 15 का गुणा हमें 20 से करना है, तो किसी भी संख्या का गुणा जीरो वाली संख्या से करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अब हम इसका जब जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे तो अंत में तो जीरो आएगा, और 15 का गुणा 2 से करने पर आता है 30। तो इसलिए 30 और उसके साथ जीरो, तो 300 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 15 गुणा 1 करने पर आता है 15। अब दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, तो 15 और 300 मिलकर बनते हैं 315। तो इस प्रकार से अब दोनों ही सवाल हमारे हल हो चुके हैं, जिसमें हमें ज़्यादा बड़ी संख्या का गुणा भी नहीं करना पड़ा और सवाल भी बहुत आसानी से हो गया। तो इस प्रकार वितरण विधि या वितरण गुण का प्रयोग करके हम सवालों को हल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम टॉपिक की ओर। तो आइए देखते हैं अब उसे। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं इस प्रश्नावली के अंतिम टॉपिक के बारे में, जो है पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप। पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप का मतलब होता है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 से अनंत तक, उन संख्याओं को और किस रूप में लिखा जा सकता है, उनका कौन सा दूसरा रूप हो सकता है, उसे उनका प्रतिरूप कहा जाता है। तो देखिए, यदि हम 1 को लिखें तो 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 को यदि हम इनके बिंदु प्रतिरूप में लिखना चाहें तो जो प्रतिरूप है हम लिख सकते हैं कि हम बिंदु प्रतिरूप की बात करने वाले हैं। बिंदु प्रतिरूप, तो बिंदु प्रतिरूप कैसा होगा कि हम प्रत्येक अंक को उतने ही बिंदु से लिखें तो उन्हें कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले 1 को यदि एक बिंदु से लिखें तो उसके लिए कोई प्रकार नहीं बनता, क्योंकि एक बिंदु को एक बार में ही लिखा जा सकता है। अब इसके पश्चात 2 की बात करें तो 2 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक बिंदु यहां और एक यहां पर, या फिर एक बिंदु यहां और एक नीचे, या तो हम चाहें तो इसको क्षैतिज लाइन की तरह लिख सकते हैं या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन की तरह लिख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु की ओर, जो होगा 3। तो 3 बिंदुओं को कैसे लिखेंगे? नंबर 1, सबसे पहले 1, 2, 3। दूसरा तरीका 1, 2, 3। और तीसरा तरीका हो सकता है 2 बिंदुओं को नीचे लिखना और एक बिंदु को उससे ऊपर लिखना। ये जो आकृति है, जो हमने लाइनों में जिन्हें बांटा था, क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन, तो हम कह सकते हैं कि ये हम इसे आयत भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इसको भी आयत समझा जा सकता है और इसे भी आयत समझा जा सकता है। जब इसको आकृति में परिवर्तित करें तो ये आकृति हमें याद दिलाती है त्रिभुज की, ये एक त्रिभुज की आकृति हो सकती है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं नंबर 4, 5 और 6 पर। तो इनके लिए भी इसी प्रकार की और आकृतियां बनती हैं। जैसे अब हम 4 की बात करें तो 4 में देखिए 1, 2, 3, 4, या 1, 2, 3, 4, या अब यहाँ पर त्रिभुज की आकृति बनना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम इसको इस प्रकार बनाएं, आधार में 2 बिंदुओं को रखें और ऊपर एक बिंदु को, तो 3 बिंदुओं पर त्रिभुज की आकृति संभव होती है। लेकिन जैसे ही हम चौथा बिंदु लगाते हैं तो यह आकृति वर्ग में परिवर्तित हो जाती है, ये एक वर्ग की आकृति होगी। तो गणित में जिन आकृतियों को हम पढ़ते हैं, बिंदु के आधार पर पूर्ण संख्याओं के जो प्रतिरूप हैं उन्हीं आकृतियों में परिवर्तित हो जाते हैं। 5 के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब उसके पश्चात हम बात करेंगे आगे नंबर 6 पर। तो 5
को हम अभी छोड़ रहे हैं, जिसको आपको बनाना होगा। अब हम 6 के बारे में बात करते हैं। तो 6 को देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। हम चाहें तो इसको 2 बिंदुओं वाले आयत में भी परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। ये भी एक 2 बिंदुओं वाला आयत होगा। इसके पश्चात इसे हम त्रिभुज में भी परिवर्तित करना चाहेंगे, 1 2। यदि हम 2 बिंदुओं वाले त्रिभुज में से बदलना चाहें तो हमें आवश्यकता होती है मात्र 3 बिंदुओं की, लेकिन इसमें और बिंदु बढ़ा दिए जाएं, जैसे 1 2 3। तो बिंदुओं की जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो जब हम बिंदुओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा 1 बिंदु है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। जब बिंदुओं को नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे हैं तो वो अगर घटते हुए क्रम में है तो हमेशा ही त्रिभुज का निर्माण होगा। और यदि बिंदु दोनों तरफ से दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे की ओर समान संख्या में है तो वर्ग का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो आप भी इस प्रकार किसी भी संख्या के लिए जो उसका बिंदु प्रतिरूप है वो तैयार कर सकते हैं, और इसे तैयार करना बहुत ही आसान होगा। तो आगे की जो संख्याएं हैं उनके बिंदु प्रतिरूप अब आपको तैयार करके देखने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस प्रश्नावली से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।